हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जे नीट टारगेट। आज के हम लोग इस इमेजिंग से सेशन में केमिकल काइनेटिक्स का फुल सिलेबस रिवीजन करते हुए देखा जाएगा एक इमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा। ये 12th बोर्ड के लिए सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, आपके लिए क्रैश कोर्स लाया जाएगा। 35 डेज क्रैश कोर्स है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक इमेजिंग टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा। तो सबसे पहले आपसे पूछा है केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। लोग व्हाट इज अ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये दो चीज को हम लोग इसमें सीखा जाएगा। रिएक्शन के रेट को और रिएक्शन के मैकेनिज्म को, कि कैसे रिएक्शन वो होता है। तो आप याद रखिएगा इस लेसन में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सेकेंड नंबर हम लोग का आता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्टेंट हम लोग किसको कहते हैं लोग, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट कहेंगे लोग, और जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं लोग। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो रेट ऑफ चेंज होता है, रेट मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन में उसका जो चेंज होता है विथ टाइम, वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है। तो इसीलिए हम लोग जो भी लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस कर देंगे लोग, प्लस फॉर प्रोडक्ट और माइनस फॉर रिएक्टेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी अपन डेल टी हो जाएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है विथ टाइम, वह हमारा क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हम लोग किस में लेके चलेंगे लोग, मोल पर लीटर में, और टी किस में लेके चलेंगे लोग, मेनली सेकेंड में लेके चलते हैं। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। मतलब टाइम हम लोग यहाँ कुछ भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्राफ इसका देखिएगा तो हम लोग जानते हैं लोग ग्राफ दो तरह से होगा। यहाँ टाइम हो गया और यहाँ कंसंट्रेशन हो गया। इस ब्रैकेट को क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन पढ़ना है। तो इस रिएक्शन का रेट यदि रिएक्टेंट होगा तो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट होगा तो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। तो रिएक्शन यदि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचिएगा तो ऐसे ही आएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है। वहीं रिएक्शन के रेट और टाइम के बीच में ग्राफ खींचिएगा, मतलब यहाँ टाइम हो गया और यहाँ आर हो गया। तो यहाँ क्या होगा, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों के कंडीशन में घटता ही है। शुरू में रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, देन आफ्टर डिक्रीज करता है। तो यहाँ से दो तरह से हमें रेट मिलेगा, एक को हम ऐसे टेंजेंट लाइन बना देंगे लोग, और एक को ऐसे कर्व बना देंगे लोग। जो एक पार्टिकुलर लाइन पे रेट आता है, वह पार्टिकुलर टाइम पे आता है, उसको हम लोग आर इंस्टेंटेनियस कहेंगे लोग, इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे लोग। और जो दो टाइम इंटरवल पे हम लोग रेट को निकालते हैं लोग, जिसमें यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा और यहाँ से T2 हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, एवरेज रेट कहलाएगा, आर एवरेज। तो रेट टू टाइप्स का होगा, एक इंस्टेंटेनियस होगा और एक क्या हो जाएगा, एवरेज रेट हो जाएगा। तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा, इसको कैसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट ऑफ एक प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो चेंज होता है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। आर से पी हो गया तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस कर देंगे लोग, प्रोडक्ट के लिए प्लस कर देंगे लोग। अब रिएक्शन में इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, तो रिएक्शन में हम लोग देखिए इसको बता देते हैं क्या करना है। मान लिया ए हो गया प्लस बी हो गया, सी हो गया प्लस डी हो गया। तो इसका क्या है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो आर हो जाएगा, यहाँ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको रिएक्टेंट है तो माइनस में लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे लोग, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन कितना हो जाएगा, डेल टी। ए भी माइनस रिएक्टेंट है तो माइनस में कर देंगे लोग, -1/b इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपन डेल टी। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट सी है तो 1 अप प्लस प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस कर देंगे 1/c इंटू डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी अपन डेल टी हो जाएगा। ए भी प्रोडक्ट है तो 1/d इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डेल डी अपन डेल टी। इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा हुआ दे देगा, ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे देगा और इसको दे देगा, बोलेगा कि इसमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बस ऐसे निकाल लीजिएगा और उसको मैच कर लेना है, जो भी देखने में लग जाएगा उसको सही कर देना है। तो यहाँ से हम लोग यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट अभी निकाले तो मोल पर लीटर और पर सेकेंड, और जो हम लोग टाइम होता है कुछ भी हो जाएगा। और देखिए वही क्या होता है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेके चलेंगे लोग,
दोनों रिएक्शन गैसियस होगा तो उसको हम लोग प्रेशर में लेकर चलते हैं लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। अब रेट कितने तरह का भी दे, चलो दो तरह के, एक एवरेज रेट होगा और एक इंस्टेंटेनियस रेट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये 2 टाइम इंटरवल को इसीलिए कैपिटल डेल लिख देंगे लोग, और ये स्मॉल टाइम को डिनोट करते हैं इसीलिए इसमें स्मॉल डेल कर देंगे लोग। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को कौन कौन से इफेक्टिव करता है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का रेट क्या होता है, डायरेक्टली होता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। इस रिलेशन को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में फिजिकल स्टेट पे भी होता है। गैसियस रिएक्टेंट होगा तो उसका रेट जनरली फास्टर होता है देन आफ्टर सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्शन। गैस जानते हैं उसका कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया कैटालिस्ट पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड्स करता है। इस हम लोग टर्म को समझने के लिए हम लोग एक इक्वेशन पढ़ा जाएगा, आर्हेनियस इक्वेशन, वहां से इसको अच्छे से देखा जाएगा। मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा, इनके कैटालिस्ट को आने से जनरली रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, स्पीड उसका बढ़ जाएगा। टेम्परेचर से हम लोग देखेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से हम लोग देखा जाएगा कि यदि ईच 10 डिग्री हम लोग किसी रिएक्शन का बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट होता है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जैसे में 10 डिग्री सेल्सियस पे यदि किसी रिएक्शन का आर होगा तो 20 डिग्री सेल्सियस पे उस रिएक्शन का रेट कितना हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा, मतलब जस्ट लाइक डबल हो जाएगा। सरफेस एरिया पे भी बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका रिएक्शन का रेट क्या होगा, जनरली फास्ट ही होगा। तो इस सरफेस एरिया मतलब अगर पाउडर होगा तो उसका रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा देन आफ्टर सॉलिड एंड कैटालिस्ट। क्लियर होगा। नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइट लाइट। अब आपको पता है जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसको वो किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट या फिर रेडिएशन के प्रेजेंस में होता है। तो मिलेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लाइट से भी रिएक्शन का रेट इफेक्टिव होता है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे लोग। तो एक्टिवेशन एनर्जी पर भी अब डिपेंड करेगा, क्योंकि किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा यानी कि रिएक्शन स्लो होगा, किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी स्लो होगा जो कम होगा तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इस पे भी डिपेंड करेगा, डिपेंडेंस ऑफ रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ देखना है, रेट कांस्टेंट देखना है। तो देखा गया है कि किसी रिएक्शन का जो रेट होता है ये इसको दो तरह से एक्सप्लेन किया है लोग, जिसमें यहाँ आपको बस क्या देना है कि आर और कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन बताए हैं, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन, दो तरह से रूल बताया गया है। एक को कहेंगे लोग लॉ ऑफ मास एक्शन और एक देखा जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। यह जो होता है थ्योरेटिकल होता है और यह जो होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। और यह दो साइंटिस्ट मिलकर दिए हैं, गुलबर्ग्स एंड वेग। और यह तो जनरली ऐसे ही दिया हुआ है कि एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, जिसमें इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, मान लिया हमने एक रिएक्शन लिख दिए ए प्लस बी बी है, से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, इसका लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जिसमें आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी के, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी के। तो आर बराबर कांस्टेंट ले लेंगे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए हो जाएगा इंटू बी के पावर बी हो जाएगा। तो ये हमारा कहता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, वो कहते हैं कि आर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स के डायरेक्टली होगा और कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई के डायरेक्टली होगा, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। तो
आर इक्वल टू हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई के बी के पावर वाई। तो यहाँ से देखिए जिसमें हम करना क्या है, जहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या कहेंगे लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के ऑर्डर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं लोग, जहाँ एक्स क्या कहलाएगा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, और वाई क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। अब देखिए यहाँ होता है क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, क्योंकि रेट का एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे अभी के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। अब इसमें आपको जो एक्स और वाई है ये ए और बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह थ्योरेटिकल होता है, जबकि यह एक्स और वाई क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो यहाँ आप बस याद रखिएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा जी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है थ्योरेटिकली होता है। तो यहाँ से बस आपको देखिए क्या मिल जाएगा, और के फोर क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो रिएक्शन के लिए ए हो गया, बी भी होगा, सी सी, यहाँ प्रोडक्शन को कोई मतलब नहीं होता है। तो आर होगा एक्स एंड वाई, जहाँ से कहा जाएगा एक्सपोनेंट आर एन मे नॉट बी इक्वल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब कि जो ए और बी होगा इसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब मे और मे नॉट भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे लोग, तो इसको क्या कहेंगे लोग, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखना है आपको कि आर हम लोग एक बराबर आर पर माइनस डेल कंसंट्रेशन आर अपन डेल टी, यानी के बराबर का आ जाए ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई जाए। के को हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल रेट कांस्टेंट, और ये रेट लॉ मतलब एक्सप्रेशन से ही लाया जाता है। इसी को रेट कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हैं, और भी वेलोसिटी कांस्टेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ आपको पूछा जाएगा यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, दिस सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट which experimentally obtained by rate law expression is called order of reaction। जहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आर इक्वल टू के इंटू के ए के पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर, और एक्स वाई को जोड़ देंगे क्या कहलाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होता है 0 1 2 3, इवन निगेटिव और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है कुछ भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, देन आफ्टर सब चीज पॉसिबल है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, उसका निकाल लेना है, जिसमें जीरो ऑर्डर का जब एक्सपेरिमेंटल है तो आपको इसका एग्जांपल याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए अदरवाइज कोई रूल नहीं है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, NH3 हो गया, इसको पीटी कैटालिस्ट पे करते हैं लोग तो N2 और H2 मिलता है। जीरो ऑर्डर मतलब ये जितना मतलब कि रिएक्शन में कैटालिस्ट आ जाएगा वो सब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। जब कोई सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो भी जीरो ऑर्डर का कहलाता है। जब कोई एक्सेस में रिएक्टेंट हो जाएगा तो भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होते हैं। ये सभी थोड़ा सा टर्म से याद रखना है। फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, N2O5 को हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो NO2 प्लस O2 मिलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। NH4 को जब तोड़िएगा तो ये भी क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। H2O2 को तोड़ेंगे लोग तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। मतलब मेनली आपको जितना चाहिए अभी बोर्ड एग्जाम में उतना ही पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो ऐसा तो बहुत कुछ होता है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन में बस यही एग्जाम देखते हैं कि टारगेट एक ही है कि आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आप करें, इसीलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, NO2 को जब NO में O2 में तोड़ेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। H2I2 का जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रिवर्स प्रोसेस भी सेकेंड ऑर्डर ही रिएक्शन होता है। अब इसको हम लोग तोड़िएगा लो तो थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में 2 और इसके रेस्पेक्ट में 0 सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी यहाँ भी इसके रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर होता है और इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो यहाँ भी ओवरऑल क्या कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर होगा। रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर का और भी एग्जांपल हो सकता है। और अभी तक एक रिएक्शन मतलब ऐसा भी देखा गया है कि जिसके क्या होता है जीरो मतलब कि निगेटिव ऑर्डर है, जिसमें A3 होगा तो O2 में चेंज होता है। तो इसका रेट निकालिएगा तो R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 के पावर 2 होता है इंटू O3 के पावर 1 होता है। और यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा और इस पे रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। ओवरऑल तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से रिएक्शन का रेट कुछ याद कर लीजिएगा, जिसमें ऑर्डर एग्जांपल में क्या होता है। अब इसका हमें यूनिट निकालने के लिए आपको बताते हैं। के क्या हमें आर बराबर में क्या है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, मान लिया यही हो गया। अब यहाँ कोई भी ऑर्डर हो सकता है, हम ए के पावर एन लिख देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इस मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड हो जाएगा, तो a टू डी पावर कितना हो जाएगा n। तो r के लिए तो r हम लोग r के यूनिट अभी क्या पढ़ा, चलो मोल पर लीटर, और यहाँ सेकेंड इनवर्स था, और a का ये भी तो क्या होगा मोल पर लीटर ही होगा, इनटू इसके पावर n हो जाएगा। क्लियर है। अब ये ऊपर भी मोल पर लीटर है, नीचे भी मोल पर लीटर है, आपको तो यहाँ तो समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ मोलारिटी के पावर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ दो तरह से यूनिट निकाल सकते हैं। मोलारिटी के पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, और इसी को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा लीटर के पावर n माइनस 1 मोल के पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स मीन्स सेकेंड इनवर्स। मान लिया टाइम को सेकेंड में डिनोट करते हैं लोग, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ऐसे होता तो सब कुछ है। तो अब ऐसे हमसे पूछेगा जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, जब एन का वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो ऑर्डर होगा, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू जीरो रख देना है। तो मोल के पावर 1 माइनस एन यानी क्या बन जाएगा मोल, लीटर के पावर 0 माइनस 1 करेंगे नहीं, लीटर के पावर -1 ही होगा, और टाइम इनवर्स है तो टाइम इनवर्स ही हो जाएगा। और यह सेम यूनिट किसका होता है आर का, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर और के का यूनिट बिल्कुल सेम होता है। दूसरा एन का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, तो इसके लिए के का वैल्यू क्या हो जाए, देखिए यहाँ 1 है और एन का वैल्यू भी ऐसे फॉर्मूला में रख देते हैं। मोल के पावर कितना है 1 माइनस एन, और लीटर के पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा मोल के पावर 1 माइनस एन का वैल्यू 1 रखना है, तो 1 माइनस 1, लीटर का वैल्यू 1 माइनस 1 रखना है, और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि मोल का पावर कितना हो जाएगा 0, और लीटर का पावर भी 0 और सेकेंड का पावर 0। हम जानते हैं कुछ भी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होगा, यानी कि बच का जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो केवल एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है जिसमें कंसंट्रेशन का टर्म उसके रेट कांस्टेंट के यूनिट में नहीं आता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इसको देख लेना है, कोई टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट आपको हो जाएगा द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेसिव, मतलब कि एटम और आयंस हो जाएगा, जिसमें जो भी हमारा रिएक्शन होता है रिएक्शन में क्या होगा नंबर देखना, जिसमें हम लोग अभी लिखे चलो N2O5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा जी 4NO2 होगा प्लस 1O2 होता है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 होगा। तो अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ तो क्या था, अभी देखिए तो N2O5 किस ऑर्डर का रिएक्शन में लिखा हुआ था, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ध्यान से फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन इसमें हमसे पूछेगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है 2 गो है, तो जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट भाग लेता है रिएक्शन में वो उसका मोलिकुलरिटी कहलाएगा, और ऑर्डर जो होगा ये क्या होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। तो मोलिकुलरिटी रिएक्टेंट के नंबर पर डिपेंड करता है और यह थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, और ऑर्डर जो होता है ये रिएक्टेंट के नंबर पर डिपेंड नहीं करता है और यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। मोलिकुलरिटी मतलब कि ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, इस कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, निगेटिव हो गया 0 हो गया, और फ्रैक्शन भी कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन दोनों आ सकता है एग्जाम में, अभी बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, तो इसी को कह सकते हैं जिसमें जितना उसमें एटम आयंस और मोलिकुल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन वही सब उसे क्या कहलाता है उसका मोलिकुलरिटी कहलाता है। इसमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसका कितना होगा बैलेंस कीजिएगा तो एक ही आएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, इसमें 2 हो गया, इसमें भी 2 और 1 3 हो गया। The probability that the more than the मतलब कि molecularity can be collides reactant simultaneously very small. Hence the reaction with the molecularity क्या होता है 3 are very rate of the slowly। इसमें आपको बस ऐसे करना है, मोलिकुलरिटी जब बढ़ेगा तो उस रिएक्शन का मतलब कि कोलिजन जो होता है वो फास्ट मतलब ज्यादा फास्ट होगा, इसकी वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा वो भी तेज हो जाएगा। और जैसे जैसे मोलिकुलरिटी का नंबर ऑफ बढ़ेगा तो रिएक्शन के कोलाइड्स होने के चांसेस घट जाएगा, और चांसेस घटेगा तो उससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो आपको क्या देना है कि मोलिकुलरिटी के इनवर्सली मतलब हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अब आपको देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
यह क्या होता है, इंटीजर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, कैनॉट बी कैलकुलेटेड, मतलब कि जो ऑर्डर होगा वो एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और मोलेकुलरिटी क्या होता है, सिंपल एडिंग मोलेकुल एंड स्लो स्टेप, जिसमें जो मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन होता है, जो स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो, और यह ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर होगा और पॉजिटिव होगा। यहाँ का होगा इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किसी भी स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। और यह ओनली फॉर क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में ही अप्लाई होता है। और यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो ऑर्डर इज क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप से निकाला जाएगा। और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ तो इसका क्या होता है, नो सिग्निफिकेंस, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस मोलिकुलरिटी का वहां पे नहीं हो पाता है। तो इसको दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। अब यहाँ क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर। वरना रिएक्शन का ऑर्डर डिफरेंट होगा तो उस रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पे आपको अभी हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे, ताकि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम में पूछा हुआ है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, आप कैसे फाइंड आउट करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोग। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, एन का वैल्यू कितना लेना है, जीरो। तो हम मान लेंगे लोग कंसीडर दी रिएक्शन, ऐसे करेंगे कंसीडर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें कर लेंगे लोग ए टेंस टू प्रोडक्ट हो गया। जब ए से प्रोडक्ट जाएगा, इसका एन का वैल्यू हम लोग पहले ही मान चुके हैं कितना होगा, जीरो। तो इसका इनिशियल कितना हम लोग लेके चलेंगे लोग, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन ए हो गया, या फिर सी नॉट हो जाएगा, या फिर ए नॉट हो जाएगा। तो इसको क्या कहिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ड्यूरिंग टाइम टी पे कितना लेकर हम लोग चल रहे हैं लोग, मान लेते हैं कि एक्स कम हो, तो ये क्या होगा, कंज्यूम्ड अमाउंट हो जाएगा। कंज्यूम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद से क्या हो जाएगा, एट टाइम टी, एट टाइम टी पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारे पास ए था, खर्च कितना हुआ है एक्स, तो बचा कितना होगा, ए माइनस एक्स, या फिर एस कितना बचा होगा, सी, या फिर कितना बचा होगा, ए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे आपको बस करना क्या है, इसका अब आर निकालना है। तो आर बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं लोग, इसे कोफिशिएंट 1 मान के चले तो कोई टेंशन नहीं है। आर बराबर हम लोग लिख लेना के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो वाला रिएक्शन बने लोग, मीन्स क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कुछ भी के पावर जीरो होता है तो यही हो जाएगा आर इक्वल टू के। एक और हम लोग पढ़े लोग, आर इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपन डेल टी। एक ए भी आर का वैल्यू पढ़े लो, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हम ए के स्थान में क्या लिख सकते हैं जी, सी भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैंने डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी अपन डेल टी। और हम लोग ए के स्थान में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल ए माइनस एक्स अपन डेल टी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डेल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपन डेल टी हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कॉमन हो गया, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो डेल एक्स अपन क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो प्लस कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपन डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपन डेल टी, या फिर माइनस डेल सी अपन डेल टी, और इक्वल टू के। अब इसका हमें इंटीग्रेटेड रेट वाला इक्वेशन निकालना है। इंटीग्रेटेड रेट ला, तो इन दोनों को रह करके हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो माइनस डेल सी अपन क्या है, डेल टी इक्वल टू के। तो पहले हम लोग इसको सेम साइड कर लेते हैं, तो माइनस डेल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डेल टी ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल सी इक्वल टू के और डेल टी। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन टू टाइप्स का होता है, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। हम लिमिट मान के यहाँ बना रहे हैं ताकि आपको आसान होगा बनाने में। इनडिफिनिट से बनेगा तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ से हम शुरू में क्या लेके चले, तो हमारा कंसंट्रेशन क्या था, शुरू में देखिए सी नट लेके चले हैं लोग, जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन सी नट है, यहाँ देखना है।
जब टाइम टी रखे हैं तो कंसंट्रेशन कितना हो गया है, सी के बराबर हो गया है। तो यहाँ जब टाइम 0 रखेंगे तो कंसंट्रेशन कितना होगा, सी नॉट। जब टाइम टी हो जाएगा तो कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि डेल सी का इंटीग्रेशन कितना होता है, सी होता है, तो माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर देंगे लो, और नीचे जो होता है लिमिट नीचे रख देंगे लो, और ऊपर वाला को ऊपर रख देंगे। यहाँ के है और डेल टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी होता है, इनिशियल टाइम 0 है और के फाइनल टाइम टी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग करते हैं, तो माइनस सी और माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी नॉट। यहाँ के और यहाँ क्या आ जाएगा, टी माइनस 0, ऊपर में से नीचे वाला घटा देते हैं लोग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लाइफ इक्वेशन कहलाएगा। और इसका हाफ लाइफ भी साथ ही साथ निकाल लेते हैं लोग, लगे हाथ हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ हम लोग क्या कहते हैं लोग, यदि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन जो होता है सी नॉट जो होता है क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई 2 हो जाएगा, कब, सी के बराबर। मतलब हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं लोग कि वह टाइम जिसपे हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होता है, हाफ हो जाता है, उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो जैसे हमारा टी से टी हाफ होगा उस समय हमारा सी किसके बराबर हो जाएगा, सी नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसी टाइम को हम लोग टी हाफ के नाम से जानते हैं लोग। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा दे सी नॉट, तो उसको रहने देंगे माइनस सी कैसे में कितना लिख देंगे लोग, सी नॉट बाई 2 इक्वल टू के, और टी कैसे में टी हाफ लिख देंगे लोग। तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 सी नॉट माइनस सी अपन कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू के टी हाफ। अब यहाँ से इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सी नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी हाफ। यहाँ से टी हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 1/2 के इंटू सी नॉट, और यह हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी नॉट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं लोग, मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन 4m है, तो 4m को 2m होने में 2 आवर्स लग रहे हैं, तो लिख देगा लोग कि 8m को 4m होने में कितना टाइम लगेगा। अरे इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ देख लो डायरेक्टली होता है, यानी कि यह बढ़ेगा यह डबल हो गया तो टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 4 आवर्स हो जाएगा। एक और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 8m को 2m होने में कितना टाइम लगेगा। तो 8 से 2 तो आधा होगा नहीं, ये पहले क्या हुआ होगा, 8 से 4 हुआ होगा, और 4 से क्या हुआ होगा 2, तो 8 से 4 होने में कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, 2 घंटा। तो ओवरऑल तुम्हारा टाइम कितना हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएगा। समझ में आया है, तो ऐसे कर करके आपको बना लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर सेम वही करेंगे लोग, मान लेंगे एक रिएक्शन ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, इस बार एन का वैल्यू कितना ले चल रहा है 1, तो इसका भी इनिशियली हम लोग वही लिखेंगे, ए हो जाएगा और सी नॉट हो जाएगा और ए नॉट हो जाएगा। एट टाइम टी पे कितना लेके चलेंगे लोग एक्स, और आफ्टर टाइम टी पे कितना लेके चलेंगे लोग ए माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर सी हो जाएगा, या फिर ए नॉट हो जाएगा। ये यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे लोग, यह क्या कहलाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यह क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया होगा। तो इसका भी हमने आर लिखना होगा, तो आर इक्वल टू क्या होगा, एक तो के इंटू होगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के बाद 1 माने हैं तो 1 लिख दें, यानी कि के सी हो जाएगा। दूसरा हमने आर बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल टी, और सी के स्थान पे और हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, और हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स बाई डेल टी। तो इसको अभी सॉल्व किया तो क्या आया था, डेल एक्स अपॉन डेल टी। तो आर इक्वल टू हम क्या पढ़े लो, एक तो के सी हो गया, और एक आर इक्वल टू क्या पढ़े लो, डेल सी अपॉन डेल टी, यानी कि हमारा के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ डेल टी, या फिर और हम लिख सकते हैं लोग के इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। इन दोनों में से हम लोग कोई लिख सकते हैं। और आपको देखना है जिसमें इसका इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन, इसका हम लोग कर रहे हैं लोग, तो क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन लेते हैं माइनस डेल सी अपॉन
डेल टी इक्वल टू के सी है। अब सेम को सेम साइड, सी इधर है सी इधर है, तो इसको इधर ला देना है, इसको इधर ले चला देना है। इंटीग्रेशन का यही रूल होता है, डेल सी अपन सी हो गया यानी कि के और डेल टी हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको इसमें क्या करना है, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देना है। तो इंटीग्रेशन लेकर चलेंगे लो तो क्या हो जाएगा, 1/-1/c डेल सी इक्वल टू के इंटू इसको कॉन्स्टेंट को कॉमन ले लेते हैं लोग, डेल टी हो जाएगा। यहाँ भी जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन सी नॉट था, जब टाइम टी कर दिया तो कंसंट्रेशन सी हो गया। अब यहाँ आप याद रखिएगा 1/x डेल एक्स जब होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x के बराबर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -ln x, मतलब ln c है तो c हो जाएगा, और नीचे क्या है सी नॉट और ऊपर क्या है c इंटू के। यहाँ डेल टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और नीचे वाला 0 होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा t। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे लोग, ln सी नॉट माइनस सी हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ln सी नॉट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस से था इसके लिए माइनस होता है, तो के इंटू क्या हो जाएगा टी माइनस 0। तो अब क्या हो जाएगा, इसको फिर पहले ला देंगे, ln सी नॉट माइनस कितना हो जाएगा जी, ln सी इक्वल टू के टी। अब ये लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग m इंटू एन होगा, तो इंटू है तो इसको प्लस कर देते हैं लोग, लॉग m प्लस लॉग n। वही लॉग m बाई एन होता है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, लॉग माइनस में जाएगा लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ अभी क्या है, लॉग c माइनस, यहाँ देखिए यहाँ लॉग सी नॉट माइनस कितना है सी, यानी माइनस में, तो इसको हम क्या कर देंगे लोग, डिवाइड कर देंगे लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू ln सी नॉट बाई सी। तो यहाँ से के टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k। ln को हम लॉग में चेंज करने के लिए इसको 2.30 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303, और लॉग क्या हो जाएगा सी नॉट बाई सी। तो इस इक्वेशन क्या देगा, 2.303 अपन के इंटू लॉग सी नॉट बाई सी, और क्या हो जाएगा पी नॉट बाई पी और भी नॉट बाई भी, मतलब जो दिया होगा वही यहाँ ला करके रख सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, एम होगा तो एम नॉट बाई एम हो जाएगा, मतलब जो दिया उसी को रख लेना है। इसका भी हाफ लाइफ क्या होगा, इसको भी हम लोग कहेंगे टी, जैसे ही टी हाफ करेंगे तो सी किसके बराबर हो जाएगा सी नॉट बाई 2 का। अब इसको रखते हैं, इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो के टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln सी नॉट बाई सी था तो सी नॉट, और सी नॉट के सी कैसे में कितना रख देंगे सी नॉट बाई 2, तो इसे तो ही कर देगा, नीचे 2 है तो ऊपर चल जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1/k इंटू ln 2, और टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/k इंटू ln 2 का वैल्यू कितना होता है, तो 2.303 लॉग 2 हो जाएगा। तो यहाँ टी हाफ का इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k और 2.303 लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.693 अपन के बराबर हो जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू ऊपर वाला भी कांस्टेंट वैल्यू, नीचे वाला भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कांस्टेंट का। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से स्वतंत्र होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। जिसमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, 4m को 2m होने में 2 आवर्स लग रहा है, तो 8m को 2m होने में कितने टाइम्स लगेगा 2 आवर्स लगेगा। मतलब यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ आधा होगा तो आधा के लिए आंसर उतना ही होगा। तो यहाँ याद नहीं, केवल और केवल ओनली फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन एक ऐसा होता है जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई होप कि क्लियर होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, आपको क्वेश्चन बताने के लिए जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन बताएंगे, तो वहाँ आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताएंगे, बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला होगा जिसमें टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जो इसका इनिशियल
कोफिशिएंट होता है उस पर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जो भी मतलब यहाँ के आ जाएगा, तो इस पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड्स करता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। थर्ड रिएक्शन होता है आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। यहाँ 2 प्रोडक्ट हुआ तो इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालना है, ऐसे आ जाएगा। हम लोग का जिसमें बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, मतलब कोई भी बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें एक ही वो रिएक्टेंट वाला हमसे पूछा जाता है, 2 रिएक्टेंट वाला नहीं पूछेगा। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, ग्राफ देखिएगा तो आर और टी के बीच में ग्राफ देखिएगा तो ऐसे होगा। इसके लिए भी आपको बताया था नहीं, अभी हम लोग का जीरो ऑर्डर में क्या क्या आया था, एक तो आर इक्वल टू के था, जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं। दूसरा क्या था, आर इक्वल टू मतलब वो तो नहीं आएगा माइनस डेल सी अपन डेल टी, इसका यूज नहीं आएगा। तीसरा इक्वेशन हम लोग अभी क्या पढ़े, चलो यहाँ डेल एक्स अपन डेल टी था। थर्ड नंबर इक्वेशन क्या पढ़ा था, सी नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी था। और फोर्थ नंबर इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ा, चलो इसमें के टी हाफ इक्वल टू सी नॉट मतलब 1/2 था। तो यहाँ से टी हाफ इक्वल टू कितना था जी, 1/2 के इंटू सी नॉट था। तो यह 3 को हम लोग इक्वेशन में पढ़े, हम लोग तीनों से ग्राफ देगा। जिसमें सबसे पहला से ग्राफ हमसे पूछेगा कि आर इक्वल टू मान ली यहाँ हो गया, यहाँ का देगा इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, और यहाँ का लिख देगा टाइम लिख देगा। इससे कहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसका ग्राफ का होगा, या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, मतलब कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब सी वर्सेस टी के बीच में ग्राफ। तो इसका निकालना होगा लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को ले लेना है। तो सब जब उस इक्वेशन को लेकर के आइएगा तो इक्वेशन क्या है, सी नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी है। तो सी को हम इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आए तो सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के टी प्लस सी नॉट। अभी क्या होता है, वाई हो गया, और इसके लिए हम लोग एक्स मानते हैं लोग, और इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको एम मानते हैं। माइनस में हुआ तो माइनस में, प्लस हुआ तो प्लस लिख देंगे लोग। और y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का आपको ग्राफ बताया था, कैसे आता है, ऐसे होगा। क्योंकि वहाँ ट्रिक आपको बताया, जब m का वैल्यू माइनस में होता है ऐसे ग्राफ होगा, और m का वैल्यू प्लस होगा तो ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। क्योंकि यह माइनस होता है, यह प्लस होता है, तो माइनस प्लस रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। एक इसमें प्लस होता है फिर माइनस होता है, यहाँ पे रिजल्ट माइनस ही मिलेगा। देखिए दोनों माइनस होता है तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहाँ भी दोनों का होता है प्लस ही होता है, प्लस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। तो जब प्लस होगा तो ग्राफ थर्ड से फर्स्ट में जाएगा, माइनस होगा तो सेकंड से फोर्थ में जाएगा। इसको याद रखना है। जब सी को ऐड करेंगे तो ग्राफ ऊपर कटेगा, जब माइनस करेंगे तो ग्राफ नीचे कटेगा, कुछ नहीं करेंगे तो ओरिजिन से जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ किसके बीच में हो जाएगा, सी वर्सेस टी के बीच में। एक हमसे कह देगा कि आर वर्सेस सी नट के बीच में ग्राफ खींचते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आर सी से स्वतंत्र होता है जीरो ऑर्डर में, तो इससे ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और हाफ लाइफ का टी क्या होता है, डायरेक्टली हाफ लाइफ हम लोग का जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो और इसका ग्राफ बनिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ टी हाफ हो गया और यहाँ सी नॉट हो गया, तो इसका ग्राफ डायरेक्टली हो जाएगा। तो वहीं देखिए क्या होगा, जीरो ऑर्डर हो गया तो इसका आर यानी कि टी के बीच में और सी के बीच में ग्राफ खींचा, तो नीचे आ गया है। यदि किसके बीच में खोजा है, प्लॉटेड मतलब इंटीग्रेटेड फ्रॉम फर्स्ट लॉ, यहाँ रेट और कंसंट्रेशन के बीच में खींचा है तो स्वतंत्र हो गया। क्योंकि अभी आपको देखिए बताया रेट और कंसंट्रेशन के बीच में क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम वही काम कर सकते हैं, एल एन सी के बीच में और ये है तो यहाँ भी इसे निगेटिव स्लोप ही आएगा। और यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन के बीच में खींचेगा तो ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हम लोग अभी क्या पढ़ा, चलो इसको भी एक बार देख ही लीजिए। कि पहला तो हमें पता चलो आर इक्वल टू के इंटू सी हो गया, तो इसके जब ग्राफ बनाएंगे लो तो क्या होगा, आर यहाँ हो गया और सी नट यहाँ हो गया, सी ही रहता है। तो यहाँ से जब ग्राफ बनेगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा। तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो इससे ग्राफ कैसे आएगा जी, ओरिजिन से ही जाएगा सीधा जाएगा, एम का वैल्यू प्लस है। दूसरा वाला क्या पड़ा, चलो एन है सी नॉट माइनस एल एन सी इक्वल टू के टी पड़ा, चलो तो यहाँ से इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर, एल एन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी और प्लस एल एन सी। तो इसके ग्राफ किसके बीच में पढ़ना है, एल एन सी वर्सेस टी के बीच में। तो यहाँ भी देखिए रिलेशन किससे आएगा, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, इसका वैल्यू माइनस में एम हो गया और ये प्लस सी हो गया। तो वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। और एक टी हाफ वाला के बीच में ग्राफ खींचना होगा, टी हाफ वर्सेस सी नट के बीच में।
और अभी पता चलो कि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपन के था, यानी कि कांस्टेंट होता है, यानी कि टी हाफ इस पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाइएगा तो यहाँ सी नॉट हो जाएगा, यहाँ टी हाफ हो जाएगा, तो इसका एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टी हाफ को नहीं दिया, सेकेंड ऑर्डर के लिए सेम वही ग्राफ हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड मतलब कि जो होता है बिहार और सीबीएसई बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है, अदर मतलब कि जेईई और नीट के एग्जाम दे दीजिएगा तो एक बार देख लेना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग का हाफ लाइफ, तो आपको बता ही दिए सबके लिए। हाफ लाइफ रिएक्शन निकलेगा टी हाफ, जीरो ऑर्डर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट ऑर्डर होता है तो इंडिपेंडेंट होता है, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। होता है कितना, 0.693 अपन के या फिर ln2 अपन के। और इसके लिए फिर यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। हाई जीरो ऑर्डर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो स्वतंत्र हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए भी डायरेक्टली होता है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी डायरेक्टली होता है, बस यहाँ कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं। उसके बाद सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, तो इसमें वैसा मतलब सीरो फर्स्ट रिएक्शन क्या कहते हैं, जिसका मोलिकुलरिटी मोर देन 1 हो और ऑर्डर 1 हो, उसको हम लोग सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं लोग। इसमें होता है क्या है कि दोनों में से एक का कंसंट्रेशन मोर मतलब कि एक्सेस में दे देते हैं लोग, जिसमें जो यहाँ वाटर एक्सेस में होता है, जो एक्सेस में होता है उसका कंसंट्रेशन से उसके रिस्पेक्ट में या जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है, यानी कि रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सीरो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, वैसा रिएक्शन होगा जिसका ऑर्डर तो मोर देन 1 होगा बट मोलिकुलरिटी मोर देन 1 होगा, जिसमें एक रिएक्टेंट का होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। एसिड कैटालाइट इन्वर्जन कैन शुगर, मतलब इसमें दो गो पॉपुलर से एग्जांपल है, एक तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर और एक इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर को जो लोग तोड़ते हैं लोग। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको डिपेंड करने के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं लोग कि जब भी हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उस रिएक्शन का रेट जनरली क्या होता है, नियरली डबल के बराबर हो जाएगा। और इसको बताने के लिए आर्हेनियस ने अपने एक इक्वेशन दिए हैं, K = A × E⁻⁻A/RT। अब इस इक्वेशन को जब तोड़िएगा तो इक्वेशन बता देता है ln K = A/RT और ln A के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को आपको तोड़ के बता ही देते हैं कैसे यह इक्वेशन छूटेगा। सबसे पहले क्या होता है, A = K = A/-E⁻⁻A/RT, ठीक है। तो दोनों साइड log ln ले लेना है, तो ln K = क्या हो जाएगा, यहाँ दे इंटू अभी लिखे थे तो इंटू का तो क्या कर देंगे प्लस, तो ln A प्लस क्या हो जाएगा ln E⁻⁻A/RT। और लॉग का प्रॉपर्टी तो जो भी पावर में होता है उसको पर ला देंगे लोग, तो ln K = क्या हो जाएगा, इसको पर ला देंगे लोग, तो -E/RT और ln E हो जाएगा प्लस ln A। और ln E का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ln K = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -E/RT हो जाएगा प्लस ln A। और ln को लॉग में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो K = क्या हो जाएगा, -E/RT प्लस फिर यहाँ पे 2.303 इंटू लॉग A हो जाएगा, इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग K = -E/2.303 RT और यहाँ क्या होगा 2.3 से कट जाएगा तो log A बच जाएगा। अब यहाँ हमने इस इक्वेशन को ऐसे तोड़ लिया था, जैसे मान लेते हैं एक टेम्परेचर T है तो इतना है, हम लोग यहाँ K1 लिखेंगे लोग, तो इसका टेम्परेचर मान लेंगे लोग T1 होगा 2.303 इंटू R, और टेम्परेचर का लेते हैं लोग 1/T1 प्लस log A, क्योंकि यह आर्हेनियस कांस्टेंट होता है, यह डिपेंड्स नहीं करता है टेम्परेचर पे। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहाँ K2 लिखेंगे लो, तो बस यहाँ क्या कर देंगे, टेम्परेचर TA कर देंगे 2.303 R इंटू 1 अपन का हो जाएगा T2 और प्लस log A। इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। अब सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देना है, तो क्या आ जाएगा जी, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू इसमें से घटेगा -A/2.303 R इंटू 1/T2 और माइनस का आ जाएगा फिर से, देखिए माइनस है और माइनस हम लोग करना है यहाँ, तो माइनस माइनस ओवरऑल क्या आ जाएगा, जिसमें एक बार लिख ही देते हैं A/R 2.303 और यहाँ से इसको हटा देंगे 1/T2
T2 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा 1/T1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग K2 माइनस लॉग K1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख देते हैं, और ये अपन 2.303 आर कॉमन हो जाएगा, तो 1/T1 माइनस 1 क्या हो जाएगा T2। और यहाँ माइनस में लॉग में होता है तो इसको बटा में चल जाएगा, लॉग K2/K1 इक्वल टू इक्वेशन एक मिल जाएगा, ये अपन 2.303 आर इंटू इसको एलसीएम ले लेंगे ना, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा अपन T1 इंटू T2 हो जाएगा। इसको हम लोग यह अच्छे से इक्वेशन है, इससे रिएक्शन मतलब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जब टेम्परेचर T1 हुआ तो उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 होगा, टेम्परेचर T2 हुआ तो उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू K2 हो जाएगा। ये को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे लोग, और R4 क्या होगा, गैस कांस्टेंट, जिसको हम लोग पहले पढ़ करके आए हुए हैं लोग। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए आपका इक्वेशन हो गया, लॉग K2/K1 इक्वल टू ये अपन 2.303 इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट का इफेक्ट क्या होता है रिएक्शन के रेट पे, ठीक है। तो हम कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है। तो रिएक्शन के रेट को चेंज कैसे करेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू को या तो बढ़ा देता है नहीं तो घटा देता है। तो यही हमारा काम करेगा। रिएक्शन में जो कैटालिस्ट होता है, देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो हमारा एनर्जी क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और कैटालिस्ट को हम लोग जैसे ही डालेंगे लोग तो ये क्या करेगा, या तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को घटा देगा, नहीं तो एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को बढ़ा देगा। तो यहाँ से हमारा कैटालिस्ट 2 टाइप्स का होता है, जो रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू घटाता है उसको हम लोग पॉजिटिव कैटालिस्ट कहेंगे लोग। जो रिएक्शन के कैटालिस्ट मतलब क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को बढ़ा देगा उसको ना निगेटिव कैटालिस्ट कहेंगे लोग। फिर से एक बार समझ लेना है, कैटालिस्ट 2 टाइप्स का होगा, एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को घटा देता है, और निगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को बढ़ा देता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और निगेटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। और कैटालिस्ट क्या करता है, ये गिव्स फ्री एनर्जी और डेल जी के वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता है, उसका वैल्यू वही होगा। क्योंकि डेल एच हो डेल जी हो वो क्या होगा, जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होता है एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को यह चेंज करता है। इट कैटालिस्ट मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट डज नॉट कैटालिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो कैटालिस्ट होता है वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस के लिए रिएक्शन के लिए तो कर देगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कुछ इफेक्ट नहीं करता है। और एक कैटालिस्ट डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई चेंज नहीं करता है रिएक्शन, रादर इट हेल्प्स इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम फास्टर। बस ये करता है, जिसमें ऐसे आपसे पूछेगा कि हमारा रिएक्शन कैटालिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज तो नहीं करता है, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्राप्त करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग कैटालिस्ट को डालते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी से प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट हमारा पढ़ना रहता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई मोलेकुल कब जाता है, जब रिएक्टेंट का मोलेकुल आपस में कोलाइड्स करता है, कोलाइड्स करके कुछ सर्टेन मिनिमम एनर्जी लेवल को पार करता है, उसके बाद प्रोडक्ट में जाता है। तो सर्टेन मिनिमम एनर्जी लेवल जो होता है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और जो हमें मिनिमम एनर्जी लेवल चाहिए उसको एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। मतलब यहाँ तक जाना होगा। तो यहाँ से कोलिजन 2 टाइप्स का होता है, एक इफेक्टिव कोलिजन होता है और एक नॉन इफेक्टिव कोलिजन होता है। जितना भी रिएक्टेंट मोलेकुल कोलाइड्स करता है उस सब का सब इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। मतलब ये क्या होगा, ऑल कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव। और केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए कोलिजन मोलेकुल मतलब वही कोलिजन जा सकता है जो इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो यहाँ नेक्स्ट हम लोग का यहाँ आपको देखना है, इफेक्टिव कोलिजन जो भी होगा वो क्या करेगा, दोज कोलिजन व्हिच मोलेकुल्स कोलाइड टू सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है इसको भी समझ लेना है। यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी होगा उसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहेंगे लोग, और यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी होगा उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे लोग। इन दोनों का जो समेशन होता है दोनों का ये योग कर देंगे लोग, जोड़ देंगे लोग, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। ठीक है,
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि ईटी क्या है बराबर क्या हो जाएगा, ई आर प्लस ई ए के दोनों का योगफल के बराबर होता है, समेशन के बराबर होता है। व्हिच इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट स्पेसीज, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस जो रिएक्टेंट का एनर्जी होता है दोनों के इक्वल के बराबर होता है। अकाउंट द इफेक्ट का हो जाएगा इन द कोलिजन। अब यहाँ का हो जाएगा रेट जो होता है उसका हम P4 A भी यहाँ कह सकते हैं और जेड ए बी इंटू ई के पावर माइनस ए अपन आर टी, और यहाँ जेड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं हम लोग। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी एक स्क्वायर यूनिट एरिया में मान लीजिए 1 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इस 1 स्क्वायर यूनिट एरिया में जितना नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड में होता है वो यूनिट सेकेंड में वो उसका क्या कहलाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। उसको जेड के द्वारा डिनोट करते हैं लोग। और पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होता है जो स्टैटिक फ्रैक्शन के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। अकाउंट फैक्ट दैट द कोलिजन मोलिकुल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, जिसमें मोलिकुल जो होगा प्रॉपरली ओरिएंटेड होगा तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, और प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं होगा तो नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा। दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। समझ में आ गया होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ही मतलब वो 1 सेकेंड में कोलिजन होता है वही उसका क्या कहलाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आई होप कि आज का भी लेक्चर फास्ट बताया गया है, तो पता है बिकॉज हम लोग कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखना रहता है। इस वजह से आपको पूरा फुल होल लेक्चर देखना है तो भी आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, जाकर पीडीएफ देख लीजिए लो प्लेलिस्ट में। और पीडीएफ जिसको भी चाहिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर से इस मतलब जाकर डिस्क्रिप्शन में दिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जाकर वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और वहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का नोट्स अवेलेबल होगा। और भी हम लोग का स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स 35 डेज चलाया जा रहा है, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। जेई नीट का भी अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बस हमारे साथ बने रहिए लो। इस जेई इसके क्रैश कोर्स के बाद से फिर जेई और नीट के लिए भी स्पेशल क्रैश कोर्स चलाया जाएगा क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक्स।